MBS यूनिवर्सिटी अजमेर के BA पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको इस पेपर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने पूरी ग्रीन की सीरीज़ देखी थी और कल से हमने हीगल शुरू किया है। मैंने आपको कहा था कि विल्फ्रेड हीगल एक जर्मन विचारक हैं, मूलतः फिलोसफर हैं, ये दार्शनिक हैं। और होता क्या है कि जिस पॉलिटिकल साइंस को हम पढ़ रहे हैं ये डेवलप हुई है 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो रूप आप देखते हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ है। राजनीति विज्ञान, और विज्ञान में आपको चीज़ों को साबित करना होता है, सिद्ध करना होता है। हीगल दार्शनिक हैं, तो उनके बहुत से विचारों में आपको कोई एक व्यवस्था दिखाई नहीं देगी। जैसे आज जो बात हम करने जा रहे हैं, ये भूमिका आपके लिए ज़रूरी थी, वो है उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलैक्टिकल मेथड। क्या है पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद इसकी हम आलोचना भी देखेंगे। हीगल का मानना है, पहली बात तो ये कि जितनी भी प्रकृति की घटनाएं हैं, प्रकृति में समाज भी आता है, हम समाज पे ही कंसंट्रेट करेंगे। वो ये कहते हैं कि इन सब के पृष्ठभूमि में एक ही थ्योरी या एक ही सिद्धांत काम करता है, और वह है द्वंद्वात्मक पद्धति। 3 शब्दों में वो इसको पिरोते हैं। ये 3 फूलों की माला है, आप ये समझ लीजिए: वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद कहते हैं आप किसी पक्ष को, किसी विचार को भी कह सकते हैं, क्योंकि हीगल के पूरे दर्शन में विचार प्रधान है। इसके बाद जब हम आगे के चैप्टर में कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, और ध्यान रखिएगा, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जीके के लिए भी आप कभी याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स भी हीगल के विद्यार्थियों में से एक रहे। और मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो उन्होंने हीगल से ली है। उसमें उन्होंने भौतिक आधार पर बदलाव किए हैं। जैसे मार्क्स ये कहते हैं हीगल के विषय में कि हीगल की पद्धति सर के बल खड़ी हुई थी, मैंने उसको पांव पर खड़ा किया। यानी उन्होंने इसको जस्ट उल्टा कर दिया है। अब वो कैसे किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम हीगल पर कंसिडर करते हैं। वो ये मानते हैं कि वाद, प्रतिवाद और संवाद ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 चरणों की प्रक्रिया है, जिससे समाज, इतिहास, संस्कृति, दर्शन आगे बढ़ता है। जैसे हम बात करें विचार की, आप आज भी इस बात को परख सकते हैं, अपने आसपास देखिएगा, कोई एक विचार अस्तित्व में आता है, किसी भी विषय को लेकर हो सकता है वो। अभी हम ये हीगल के संदर्भ की बात कर रहे हैं। विचार कहीं से भी आ सकता है और उसकी व्याख्या मनुष्य करता है। मैंने आपको पहले बताया था जब हीगल को शुरू किया था अपने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि मानव अपने बुद्धि विवेक से समझ ना सकता हो। विचार को समझना और विचार को समझाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते उसके पीछे तार्किकता या लॉजिक हो। हीगल का ये मानना है। वो ये मानते हैं कि विचारों की जो श्रृंखला है ये तालाब नहीं है, ये नदी है, और नदी कभी सीधी लाइन में नहीं बहती है। ये घूमेगी, मुड़ेगी, कहीं अटकेगी, ठहरेगी, पर आगे बढ़ती जाएगी। इस प्रक्रिया को वो विकास कहते हैं। ये विकास की जो धारा है उसमें ऐसे मोड़, ऐसे बदलाव आते हैं। ये एक सीधी रेखा नहीं है, ये मुड़ेगी, कहीं बल खाएगी, कहीं टकराएगी और आगे चलेगी। तो एक विचार को वो कहते हैं वाद, और वो ये भी कहते हैं कि जैसे ही एक वाद चलन में आता है उसके समांतर ही या उसके कुछ समय के बाद
उसका विपरीत विचार भी अस्तित्व में आ जाता है। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए कि साहब फलां फिल्म मुझे बड़ी पसंद आई, लेकिन तुरंत थोड़ी देर के बाद ही आपका दोस्त कहता था यार बकवास थी। अब आप रखते हैं अपना पक्ष, वो रखता है अपना पक्ष। आप देखिए, आप प्रतीक हैं वाद के, वो आपसे जो कर रहा है उसे बोलते हैं प्रतिवाद। वाद का मतलब होता है थीसिस, और वो जो आपका दोस्त आपके खिलाफ बोल रहा है दैट इज कॉल्ड एंटीथीसिस, प्रतिवाद। आप देखिए लड़ नहीं रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं। आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, और आखिरी में आप किसी तीसरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं संवाद, जहां आप लोग मिल जाते हैं कि हाँ भाई चलिए, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं फिल्म में, ये तो अच्छा था पर ये खराब था। जैसे होता ये है कि साहब आपने कहा कि हाँ आपकी मैं इस बात से तो सहमत हूं लेकिन इससे नहीं हूं, और ऐसा ही उसने कहा कि आपकी ये बात तो ठीक है पर ये ठीक नहीं है। और आप देखिएगा जो तीसरा विचार सामने आया है ये संवाद है। हीगल इसका उदाहरण देते हैं बीज से, कि साहब धरती में कोई बीज बोया जाता है, बीजवाद है, धरती जो है ये प्रतिवाद है। आपने उसको जमीन में बो दिया, जमीन में दबा दिया उसको, थोड़े समय के बाद जो पौधा निकलता है, अब देखिए ना तो वो मिट्टी है जिसमें आपने उसको दबाया था, ना वो बीज है जो आपने जमीन में बोया था। वो कोई तीसरी संरचना है जिस पर दोनों की सहमति है, भूमि की भी और बीज की भी। आपको अजीब लग रहा होगा पर हीगल दार्शनिक है, उन्होंने इस तरह से इस चीज की व्याख्या की है कि अब थोड़े समय के बाद स्थिति आएगी, ये पौधा बड़ा होगा, वही बीज इस पर उगेंगे, पौधा नष्ट हो जाएगा, नया बीज सामने आएगा, नई पौध सामने आएगी, नई प्रकृति सामने आएगी, विचार आगे बढ़ते जाएंगे। यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये जो संवाद है, जो तीसरी स्थिति है, ये वाद और प्रतिवाद के टकराव के बाद ही आएगी। और हीगल ने ये शैली, मुझसे पूर्व के जो व्याख्यान हुए हैं आपने लिए हैं, मेरे साथियों ने पढ़ा है आपको, आपने उसमें ग्रीक फिलोसफर को पढ़ा है। ये जो संवाद की तकनीक है ना, ये ग्रीक फिलॉसफी से हीगल ने ली, और हीगल बड़े प्रभावित थे यूनानी दर्शन से। आप देखिए प्लेटो की जो पुस्तकें हैं या सुकरात की कोई पुस्तक तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो उसकी शैली है, या अरस्तु को आप देखें, इनकी पद्धतियों में वहां पर वाद प्रतिवाद होते हैं, चाहे वो प्लेटो का न्याय हो, चाहे वो उसका शिक्षा सिद्धांत हो। आप देखिएगा लाइब्रेरी में मिल जाएगा, आपको जाकर पढ़िएगा। कई पात्र आपस में बात करते हैं, एक पात्र कोई बात रखता है, दूसरा उसे काटता है, फिर तीसरी बात सामने आती है, और आखिरी में वो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ ये सही है। हीगल इस बात के समर्थक हैं द्वंद्वात्मक पद्धति में कि विचारों का टकराव नए विचार के आने का मार्ग खोलता है, वरना यदि आप भी अपनी बात को सही मान रहे हो जिस पे अड़े हुए हैं और दूसरा भी, तो फिर नई बात सामने नहीं आएगी। आप अपनी जगह सही हैं, मैं मेरी जगह सही हूं, यूं नहीं होता। हीगल का मानना यह है कि जब विचार आपस पर टकराते हैं तो फिर एक नया रूप सामने आता है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव सभ्यता के विकास के लिए। अब इस द्वंद्वात्मक पद्धति की हम आलोचना देखें तो देखिए, पहला बिंदु यह है जो कि पॉलिटिकल साइंस के जो समर्थक हैं साइंस के, उनको बड़ा नागवार गुजरता है कि हीगल जो बात कह रहे हैं उसको सिद्ध करने का उनके पास कोई नजरिया नहीं है, वो उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाते। जबकि साइंस का जो एक विशेषता है जो उसको और विषयों से अलग करती है, वो है कार्य कारण संबंध। अंग्रेजी में आप कहते हैं कॉजल रिलेशनशिप, कि यदि कोई कार्य हुआ है तो इस कारण से हुआ है और आगे रिपीट भी होगा। हीगल की पद्धति दार्शनिक है, वो इसको साबित नहीं कर पाते, लेकिन हाँ वैचारिक रूप से वो इसको पकड़ करते हैं। तो ये उनकी आलोचना होती है कि उनकी जो ये द्वंद्वात्मक पद्धति है इसको तार्किक आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा, हीगल ये मान के चलते हैं कि
दो विचारों के बीच में सामान्यतः विरोध या प्रतिरोध होता है, लेकिन अन्य व्याख्याकार ये कहते हैं कि कोई आवश्यक नहीं कि चीजें टकराएं ही। कई बार व्यवस्था ठीक भी चलती है, बदलाव की गुंजाइश नहीं होती, आवश्यकता महसूस नहीं होती, जरूरत पड़ती है तो बदलाव किए जाते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं। तो इस बिंदु पर जैसे उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, उनकी जो किताब है, मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी शुरुआत में, स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी, उसमें वो कहते हैं कि कला, धर्म और दर्शन, कला यानी आर्ट, धर्म रिलीजन और दर्शन फिलॉसफी, ये वाद, प्रतिवाद और संवाद के उदाहरण हैं। लेकिन वो ये सिद्ध नहीं कर पाते कि कला और धर्म में विवाद कैसे हुआ। आर्ट एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। हालांकि आप देखें इस चीज को कि 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर खास तौर से जब ये धर्म सुधार आंदोलन चले हैं, और उससे पहले जो बात चली है चर्च और राज्य के जो टकराव हुए हैं, उसमें आप ऐसे उदाहरण पाएंगे, और हीगल ने वहीं से पिक किया है, ये उदाहरण उन्होंने वहीं से लिया है कि ऐसे बहुत से मामले थे जिसमें धार्मिक किताबों की राय कुछ और है और वैज्ञानिक कुछ और सिद्ध कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, मैं एक आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूं, ये तो बहुत बाद में जाके साबित हुआ कि पृथ्वी घूम रही है, वरना सामान्य व्यक्ति ये मानता था कि भाई पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य इसके चक्कर लगा रहा है। लेकिन बाद में और यह चीज सिद्ध हुई कि सूर्य भी स्थिर नहीं, पृथ्वी तो क्या मूव कर ही रही है। लेकिन इन सिद्धांतों को लेकर चर्च और विज्ञान के समर्थकों के बीच में लंबा विवाद चला है, और शायद हीगल ने ये चीजें वहीं से पिक की हैं। लेकिन आलोचना उनकी होती है क्योंकि ये सिद्ध नहीं कर पाते वो कि भाई धर्म और विज्ञान में क्या गतिरोध है, क्या विरोध है। अगला बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं कि हीगल के विचारों में वो वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिलती है जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकें। मूलतः वो दार्शनिक है, और उनकी जो दार्शनिक शैली है, इसी पर जो राजनीति विज्ञानवादी हैं, जो साइंस का छोर पकड़कर चलते हैं, वो बहुत सहमत नहीं होते। और मार्क्स ने अपने आप को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा है, और हीगल की बड़ी आलोचना भी की है। धन्यवाद।